To the video, and now we are going to discussing about the chapter world population. इस चैप्टर के अंदर हम पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी और ग्रोथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई होप कि आपको इतना तो समझ आया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो लेट गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे नीचे पैराग्राफ में आपको दिया गया है कि नॉट ओनली बट वुमेन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। मतलब सिर्फ गोल्ड ही लोगों को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता है, वुमेन लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाती है। ठीक है, जो वुमेन होती हैं उससे ही सारे स्ट्रॉन्ग बनते हैं। और जो वुमेन है उसमें उसके पास एक ऐसा सच है, ठीक है, वो स्टैंड करती है, सफ़र करती है अपनी लाइफ में। ठीक है, और दूसरों को ना उठाने की बजाय खुद ही काम करती हैं। ठीक है, और इस वजह से वो एक देश के पिलर्स को डेवलप करती है और उसे आसमान तक लेके जाती हैं। ये जो है पैराग्राफ, ये इम्पोर्टेंट है और आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि ये जो राइमिंग है ये किसके द्वारा दी गई है। तो आपको बताना है कि ये जो राइमिंग है ये रैल्फ वाल्डो इमर्सन के द्वारा दी गई है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पे है द पीपल ऑफ अ कंट्री आर द रियल वेल्थ। किसी भी देश की कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, और वहाँ की जो पॉपुलेशन होती है वो उस कंट्री का एक्चुअल रिसोर्स होती हैं। ठीक है, और वही पॉपुलेशन उस कंट्री के रिसोर्सेज का यूज़ करती हैं और निर्णय लेती हैं। ठीक है, नियम बनाती है, कानून बनाती है कि लोगों को कितना यूज़ करना है, कितना नहीं करना है, इनके बारे में वो ऐसे रूल्स बनाती हैं। और किसी भी कंट्री की पहचान वहाँ के लोगों से होती हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो हाउ मैनी वुमेन एंड मैन अ कंट्री हैज़। और इससे पता चलता है कि किसी भी देश में कितने वुमेन हैं, कितने मैन हैं। ठीक है, और कितने वहाँ पे बच्चे हैं और कितने जन्म ले रहे हैं, कितने मर रहे हैं, कैसे हो रहा है ये सब। ठीक है, इससे पता चलता है वेदर दे लिव इन द सिटीज़, और क्या वो गांव में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, क्या वो पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, और इन सब के बारे में हमें पता चलता है। और 21वीं सदी में पूरी जो पॉपुलेशन है वो 6 बिलियन मतलब कि 6 अरब काउंट हुई थी। और इसके बाद यहाँ पे बताया है कि द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब हर एक देश की जो पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन तरीके से हुआ है। ठीक है, ये कहना जॉर्ज बी क्रेज़ी का है। इन्होंने क्या कहा है कि एशिया में कुछ ऐसी प्लेसेस भी हैं जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं और कुछ ऐसे प्लेस हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताया है partner of a population distribution and density help us to understand the demographic characteristic of a area। ठीक है, इस डेमोग्राफिक जो करैक्टरिस्टिक यहाँ पे बताया गया है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो आगे इसको हम समझेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू द वे पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस। ठीक है, अब पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ जगह में लोग ज़्यादा रह रहे हैं, कुछ में कम रह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें किससे पता चलेगा? डिस्ट्रीब्यूशन से हमें ये पता चलेगा। ठीक है, जिसको हिंदी में वितरण बोलते हैं, इससे ही पता चलेगा। और कुछ ऐसी जगह हैं और 90% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, 90% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो 10% एरिया में रहती है। ठीक है, कितने परसेंट में? 10% एरिया में वो रहती हैं। द 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड अबाउट द 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। हमारे पूरे वर्ल्ड की हमारे पूरे वर्ल्ड की 60%, 60% पॉपुलेशन 10 मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री में रहती हैं। ठीक है, तो उनमें से कौन कौन सी कंट्री आती हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे आती है चाइना। चाइना यहाँ पे आती है, फिर इंडिया आती है, यूएसए आती है, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया, मैक्सिको। ठीक है, आप इसे नए डाटा के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं अगर आपके पास न्यू एडिशन है।
और इसके बाद यहाँ पे बताया है कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। हमने पहले डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं डेंसिटी। ईच यूनिट ऑफ लैंड हैज़ अ लिमिटेड कैपेसिटी टू सपोर्ट द पीपल। ठीक है, हर एक यूनिट लैंड के पास कैपेसिटी होती है कि वहाँ पे कितने लोग रह सकते हैं, और इसलिए समझना ज़रूरी है रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल एंड साइज ऑफ लैंड। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल में बताया है कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, पॉपुलेशन अपॉन एरिया। ठीक है, एग्जांपल के लिए यहाँ पे अगर एक्स हमारे पास कोई रीजन है, उसका जो एरिया है वो 100 स्क्वायर है, 100 स्क्वायर किलोमीटर है, एंड द पॉपुलेशन, और उसकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 1,50,000 है। और हमें उस एरिया की क्या निकालनी है, डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी निकालने के लिए यहाँ पे हमने ऊपर पॉपुलेशन ली है और नीचे यहाँ पे हमने एरिया लिया है। इसको जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा कि जो 1500 पर्सन स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, ये मतलब किसी जगह पे अगर उसका एरिया 100 स्क्वायर किलोमीटर है और पॉपुलेशन इतनी है, तो उसकी डेंसिटी मतलब पर यूनिट एरिया के हिसाब से वहाँ पे 1500 लोग रह सकते हैं। ये होता है निकालने का तरीका। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ऐसे फैक्टर बताए गए हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है, लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा है फैक्टर दैट इज़ जियोग्राफिकल फैक्टर। यहाँ पे होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहाँ पे लोगों को पानी ज़्यादा मिलता है वहाँ पे लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, जहाँ पे उन्हें पानी ईजिली मिलेगा लोग वहाँ पे रहना पसंद करेंगे, क्योंकि पानी का यूज़ पीने में होता है, नहाने में होता है, खाना बनाने में होता है। ठीक है, और एनिमल्स के लिए भी यूज़ में होता है, क्रॉप्स में, इंडस्ट्री में, ठीक है, नेविगेशन में होता है। इसलिए लोग रिवर वैली पे रहना पसंद करते हैं और उन्हीं एरिया में हमें ज़्यादा लोग देखने को मिलते हैं। दूसरा हमारा फैक्टर है दैट इज़ लैंडफॉर्म। तो पीपल ऐसे एरिया में रहना पसंद करेंगे जहाँ पे फ्लैट और प्लेन स्लोप उन्हें देखने को मिलता है। ठीक है, प्लेन एरिया होगा तो वहाँ पे लोग ज़्यादा रहेंगे। अगर कोई प्लेन एरिया नहीं है, जैसे माउंटेनियस एरिया है, वहाँ पे लोग रहना नहीं पसंद करेंगे। प्लेन एरिया का बेनिफिट ये होता है कि वहाँ पे वो इंडस्ट्रीज़ खोल सकते हैं, क्रॉप्स को उगा सकते हैं। ठीक है, रोड बना सकते हैं, इंडस्ट्री खोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन माउंटेनियस एरिया में या फिर हिली एरिया में ट्रांसपोर्ट जो नेटवर्क है वो इतना अच्छा नहीं होता, ना वहाँ पे एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ना हम वहाँ पे इंडस्ट्री कर सकते हैं। ठीक है, इस वजह से लोग ज़्यादा प्लेन एरिया में रहना पसंद करेंगे। और इसका जो एक एग्जांपल है वो है हमारा गंगा प्लेन्स आर द अमंग डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। तो गंगा प्लेन का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। आई होप कि आप इसको याद रखो। और नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है क्लाइमेट। क्लाइमेट एंड देखो, लोग वहाँ पे रहना पसंद करेंगे जहाँ पे उनको अच्छा क्लाइमेट हो, मतलब हॉट या फिर डेजर्ट, मतलब अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए। वो कंफर्टेबल क्लाइमेट में रहना पसंद करेंगे, ना तो वो ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ज़्यादा कोल्ड होना चाहिए। ठीक है, और इस वजह से लोग ऐसे एरिया में पसंद करेंगे जहाँ पे बारिश होती है। ठीक है, जहाँ का क्लाइमेट अच्छा होता है। और अगर कुछ एरिया ऐसे हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ठीक है, वहाँ पे लोग नहीं रहेंगे। जहाँ का क्लाइमेट अच्छा नहीं है वहाँ पे लोग नहीं रहेंगे। तो लोग कहाँ पे रहेंगे, जहाँ पे अच्छा क्लाइमेट है। तो इसमें एग्जांपल है मेडिटेरेनियन रीजन। ठीक है, जहाँ पे लोग रहते हैं, अच्छा क्लाइमेट है। इसके बाद है सोइल। सोइल जहाँ पे फर्टाइल सोइल होगी वहाँ पे लोग रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पे वो एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ठीक है, और अलाइड एक्टिविटी कर सकते हैं, मतलब कृषि से जुड़ी हुई एक्टिविटी कर सकते हैं। और देयरफॉर एरिया विच हैव द ट्रोली लोमी सोइल्स मोर पीपल लिविंग ऑन दैम एंड दे कैन सपोर्ट। जहाँ पे अच्छी सोइल होगी, यहाँ पे लोमी सोइल का मतलब जहाँ पे बहुत अच्छी सोइल होती है, लोग वहाँ पे रहना पसंद करेंगे क्योंकि ऐसी सोइल एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, और लोग वहीं पे रहेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, राजस्थान वाला हो सकता है। ठीक है,
यहाँ पे पुअर सोइल का एग्जाम पूछ रखा है यहाँ पे क्वेश्चन कि पुअर सोइल का नाम बताएं, तो यहाँ पे हम इक्वेटोरियल रीजन लिख सकते हैं। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे यूटी रीजन। यहाँ पे आप राजस्थान का नहीं लिख सकते हैं क्योंकि अब वहाँ का जो सोयल सिस्टम है वो अच्छा हो गया है, तो आप इक्वेटोरियल रीजन लिख सकते हैं। दूसरा है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर में जो पहला है हमारा दैट इज़ मिनरल। मिनरल जो डिपॉजिट होते हैं वो इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करते हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज बनती हैं, और जहाँ पे इंडस्ट्री बनेंगी वहाँ पे माइनिंग का काम होगा, जिससे लोगों को काम मिलेगा। ठीक है, और वहाँ पे स्किल्ड और सेमी स्किल्ड जो वर्कर होते हैं वो काम करते हैं। इस वजह से जहाँ पे मिनरल ज़्यादा होते हैं वहाँ पे वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है, क्योंकि वहाँ पे लोगों को काम मिल रहा है। और इसका एक सबसे अच्छा जो एग्जांपल है दैट इज़ कतंगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट इन अफ्रीका एज सच अ गुड एग्जाम्पल। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, दूसरा है हमारा अर्बनाइजेशन। सिटी ऑफर द बेटर एम्प्लॉयज़ अपॉर्चुनिटी एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज़, बेटर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे बताया गया है कि शहरों में लोग जाना पसंद क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको काम मिल रहा है। ठीक है, एजुकेशन भी वहाँ पे होती है, मेडिकल फैसिलिटी भी होती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का भी अच्छा सिस्टम होता है। ठीक है, और अच्छी लाइफ की वजह से लोग इन सिटियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेट होते हैं, जिससे सिटी ग्रो होती है। ठीक है, साइज़ में। और जो मेगा सिटी हैं ऑफ द वर्ल्ड कंटिन्यू टू बी अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट एवरी ईयर। मेगा सिटी का यहाँ पे आप एग्जांपल लिख सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी जॉब प्रोवाइड करता है, इसलिए लाखों जो लोग होते हैं वो इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे काम मिल रहा है उनको, अच्छा ट्रांसपोर्ट होता है वहाँ पे उनको, एज ए शॉपकीपर भी, बैंक एम्प्लॉयज़ भी, ऑपरेटर भी, ठीक है, डॉक्टर भी, टीचर भी, और अलग अलग टाइप की जो सर्विसेज होती हैं वो मिल जाती हैं। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है दैट इज़ कोब ओसाकी रीजन ऑफ द जापान इज़ थिकली हाईली पॉपुलेटेड। तो यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल हैं वो याद करना है, बिकॉज एग्ज़ाम में आपसे किस भी टाइप के क्वेश्चन पूछ लें वो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि अलग अलग हर बार अलग अलग पूछे जाते हैं। तो आई थिंक आपको याद रखना चाहिए, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट है हमारा सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। सम पीपल अट्रैक्ट मोर some place attract more people because they रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस। तो कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे लोग अट्रैक्ट होते हैं, किस वजह से, वहाँ के कल्चर के और रिलीजियस के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जहाँ पे सोशल और पॉलिटिकल अच्छा नहीं होता, जहाँ पे इन दोनों की सामाजिक और राजनीतिक रूप से अशांति होती है, वहाँ पे लोग नहीं रहते, मतलब जहाँ पे अच्छा लगता है उनको वो वहाँ पे रहते हैं। मैनी अ टाइम गवर्नमेंट ऑफर टू इंसेंटिव टू पीपल टू लिव इन स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया एंड मूव फ्रॉम द ओवर क्राउडेड प्लेसेस। तो देखो हम मतलब गवर्नमेंट भी लोगों को ऑफ़र करती है कि वो ऐसी जगह पर रहें जहाँ पे पॉपुलेशन कम हो। ठीक है, पॉपुलेशन कम हो, और वो मौके देती है लोगों को ऐसे रहने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक दैट इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ये भी पढ़ना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज एग्ज़ाम में क्या पूछ ले वो नहीं पता है किसी को। द पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज रेफर टू अ चेंज इन नंबर एंड इनहैबिटेट ऑफ टेरिटरी ड्यूरिंग अ specific period of time. This change may be positive as well negative and it has been expressed. तो देखो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि पॉपुलेशन में चेंज होता रहता है, या वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, और नेगेटिव भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए कोई एक रीजन है, ठीक है, वहाँ पे 10 साल पहले वहाँ पे 10 लोग रहते थे। ठीक है, कुछ टाइम के बाद उनमें पॉपुलेशन बढ़ भी सकती है। ठीक है,
यहाँ पे हमें पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल सकते हैं और यहाँ से पॉपुलेशन कम भी हो सकती है। ठीक है, तो जो पॉपुलेशन है वो हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। और इसके बाद है पॉपुलेशन चेंज इन एन एरिया इज़ एन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल अनलिफ्टमेंट एंड हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ अ रीजन। ठीक है, और इन सारी चीज़ों को भी इंडिकेट करता है कि वहाँ पे डेवलपमेंट है नहीं है, हिस्टोरिकल एरिया है वहाँ पे, कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है। ठीक है, इन सारी चीज़ों की वजह से ही पॉपुलेशन डिपेंड करती है कि वहाँ पे रहती है नहीं रहती है। नेक्स्ट है कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया हो। तो देखो यहाँ पे आपको बताया गया है कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है। चेंज ऑफ अ पॉपुलेशन इन ग्रोथ मीन्स पॉपुलेशन का बढ़ना। पॉपुलेशन ग्रोथ कब होगी, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी। और चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन द टू पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। आई मुझे लगता है कि समझ नहीं आया, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। देखो अब अभी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि 2020 से 2025 में एक एरिया था, वहाँ पे पॉपुलेशन पहले 2020 में कितनी थी, 6 थी। लेकिन 2025 में वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी हो गई है, 12 हो गई है। पॉपुलेशन में क्या हुआ, हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलती है, ग्रोथ देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमारे दो टाइम है, दो पॉइंट है, एक तो 2020 और एक 2025। तो यहाँ पे जब दो पॉइंट के बीच में दो, ठीक है, दो पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में जब हम पॉपुलेशन देखने को मिलती है, ग्रो होती है, तो दैट इज़ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है, जो यहाँ पे एग्जांपल में दिया है। नेक्स्ट है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, द चेंज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्रेस इन परसेंटेज। मतलब कि किसी भी जगह में पॉपुलेशन कितनी है, तो हम कैसे देख सकते हैं वो पॉपुलेशन की चेंज में, वहाँ पे परसेंटेज में जब हम उसको काउंट करते हैं तो वो हमारा ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। दिस इज़ द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ इन अ पर्टिकुलर रीजन। नेचुरल बर्थ रेट क्या होगी, बर्थ माइनस डेथ, दैट इज़ नेचुरल। बर्थ हो रहे हैं, डेथ हो रही है, नॉर्मली हो रहा है, तो वो हमारा नॉर्मल ग्रोथ होगी। एक्चुअल में क्या होगा कि किसी रीजन में, देखो ये रीजन मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे समझाने के लिए। ठीक है, और एक ये हो गया नेचुरल। क्या होगा कि कोई यहाँ पे 10 बच्चों का जन्म हुआ, 2 बच्चों की डेथ हो गई, ये हमारा है नेचुरल। अब एक्चुअल क्या हो रहा है, किसी रीजन में एक्चुअल में क्या हो रहा है, तो हम इसको कैसे देखेंगे कि वहाँ पे बर्थ कितने का हुआ है, डेथ कितने का हुआ है, माइग्रेशन इन माइग्रेशन कितना हुआ है, आउट माइग्रेशन कितना हुआ है। ठीक है, इन सारे चीज़ों को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो तब हमारी एक्चुअल ग्रोथ निकल के आएगी। नेचुरल तो वही है, कितनों का बर्थ हुआ, कितनों की डेथ हुई। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट हमारा पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। This happen when the birth rate is more than the death rate between the 2 point of time, or when people from the other country migrate permanently to a region. पॉजिटिव ग्रोथ हमें कब देखने को मिलेगी, जब बर्थ रेट हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, बर्थ रेट जब हमारा ज़्यादा होगा तो हमें क्या देखने को मिलेगी, पॉजिटिव ग्रोथ। और जहाँ पे डेथ रेट जो वो हमारा कम होगा तब भी हमें पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलती है। और वहाँ पे अगर इन माइग्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो तब भी हमारी पॉपुलेशन पॉजिटिव होगी। नेगेटिव कब होगी, जब बर्थ कम होंगे, डेथ ज़्यादा होगी, आउट माइग्रेशन ज़्यादा होगा दूसरी कंट्री में, तब हमें नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिलती है। इसके बाद आपको बताया गया है कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, मतलब पॉपुलेशन चेंज क्यों होती हैं, उसके क्या क्या रीज़न होते हैं। देयर आर द 3
कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। तो बर्थ रेट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? बर्थ crude birth rate is expressed as a number of live birth in a year per thousand of the population. CBR means crude birth rate. इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बर्थ रेट हो गया यहाँ पे, जैसे कि 2 बच्चों का जन्म हुआ, टोटल पॉपुलेशन कितनी थी? 10 थी, एंड मल्टीप्लाई 1000, यहाँ पे कितना हुआ? 200। तो यहाँ पे हमारा जो बर्थ रेट है वो कितना हुआ है? 200। इसी तरीके से जो डेथ रेट है वो भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है पॉपुलेशन चेंज होने में, ठीक है। जहाँ पे हमें बर्थ रेट में डिक्रीज देखने को मिलता है, डिक्रीज होती है, और डेथ रेट ज़्यादा होती है, उस वजह से भी पॉपुलेशन में चेंज आता है। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको हम कैलकुलेट करेंगे डेथ अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000। इससे हमारी डेथ रेट निकल जाएगी। And the large mortality rate are affected by the region of demographic structure, social advance, and the level of technological development. Sorry, economic development. मोर्टेलिटी रेट किससे अफेक्ट करती है? मतलब कि मृत्यु दर, वहाँ के डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर कैसी है, सोशल मतलब एडवांसमेंट कैसी, वहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे, तो इन लेवल पे वो डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट है माइग्रेशन अपार्ट फ्रॉम बर्थ एंड डेथ इज़ अनदर वे बाय विच द पॉपुलेशन चेंज। तो तीसरा जो हमारा है वो है माइग्रेशन। अपार्ट फ्रॉम बर्थ एंड डेथ देयर इज़ द अनदर वे, हाँ ये हो गया हमारा। व्हेन पीपल मूव फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर, द प्लेस विच दे मूव इज कॉल्ड द प्लेस ऑफ ओरिजिन। एक आपका प्लेस ए, एक है बी। When people move from one place to another, the place which they move from is called place of origin. मतलब कि वो यहाँ पे रहते थे, तो ये वो प्लेस होगा हमारा ऑफ ओरिजिन, जहाँ पे वो पहले रहते थे। लेकिन जहाँ पे उन्होंने मूव किया है दैट इज डेस्टिनेशन। आगे है द प्लेस origin saw a decrease in population while the population increased in so। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बताया गया कि प्लेस ऑफ ओरिजिन में आपको कम पॉपुलेशन देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ से माइग्रेट हो चुके हैं, और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन में आपको पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पे लोग माइग्रेट होके आ चुके हैं, मतलब इन माइग्रेशन यहाँ पे हुआ है। और इसके बाद है माइग्रेशन में भी परमानेंट, टेम्परेरी और रीजनल। इट मे टेक प्लेस फ्रॉम रूरल टू रूरल एंड रूरल टू अर्बन, अर्बन टू अर्बन एरिया एंड अर्बन टू रूरल एरिया। लोग कहीं भी माइग्रेट कर जाते हैं, वो गांव से गांव में भी कर सकते हैं, गांव से शहरों में भी, शहरों से शहरों में भी, और शहरों से गांव में भी। मतलब ये माइग्रेशन कहीं भी हो सकता है आपका, गांव से शहरों में, शहरों से गांव में, ठीक है। तो ऐसे ही इसके बाद है इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। यहाँ पे क्या डिफरेंस है? माइग्रेंट्स हु मूव इनटू अ न्यू प्लेस इज कॉल्ड इमिग्रेंट। मतलब लोग जहाँ पे नए प्लेस पे मूव करते हैं दैट इज इमिग्रेंट। एंड व्हेन दे आउट, मतलब जो प्लेस उन्होंने छोड़ा है दैट इज इमिग्रेंट। नेक्स्ट है पीपल माइग्रेट फ्रॉम द बेटर इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ। लोग इसलिए माइग्रेट होते हैं ताकि उन्हें अच्छी इकोनॉमिक और सोशल लाइफ मिल सके। ये 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है पुश फैक्टर, दूसरा है पुल फैक्टर। पुश फैक्टर को हम प्लेस ऑफ ओरिजिन में बोल सकते हैं। प्लेस ऑफ ओरिजिन लेस अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। समझाना पड़ेगा मुझे ये, 1 मिनट रुको। पुश फैक्टर को हम प्लेस ऑफ ओरिजिन बोलते हैं और पुल फैक्टर को हम प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन बोलते हैं। जिस जगह को हम छोड़ रहे हैं और जिस जगह से हम दूसरी जगह पर मूव कर रहे हैं, अगर हम इस जगह से, अगर ए से हम बी की तरफ मूव कर रहे हैं, मीन्स कि यहाँ पे फैसिलिटी कम होंगी, यहाँ पे हमें अनएम्प्लॉयमेंट
पुअर लिविंग कंडीशंस, पॉलिटिकल ट्रिब्यूनल्स, अनप्लीजेंट क्लाइमेट, नेचुरल डिजास्टर्स, एपिडर्मिस, सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। तो यहाँ पे ऐसी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको काम नहीं मिलता। ठीक है, लिविंग कंडीशन भी पुअर होती है, सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी आपको सहन करना पड़ता है, क्लाइमेट अच्छा नहीं होता है, डिजास्टर्स आते रहते हैं। ठीक है, भूकंप वगैरह, इन सारी चीज़ों का प्रॉब्लम होता है। लेकिन पुल फैक्टर, जो कि प्लेस ऑफ आपका डेस्टिनेशन है, वहाँ पे आपको अच्छी जॉब मिलती है, लिविंग कंडीशन अच्छी होती है। ठीक है, वहाँ पे शांति और स्टेबिलिटी होती है, सिक्योरिटी होती है। ठीक है, और प्लीजेंट वहाँ का क्लाइमेट होता है, इसलिए लोग मूव हो जाते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज मोर देन 10 टाइम्स इन द लास्ट 500 ईयर, एंड 20th सेंचुरी itself the population has increased 4 times। तो यहाँ पे आपको बताया गया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डेमोग्राफिक transition theory can be used to describe and predict the future population of an area. The theory tell us the population of any region changes from high birth and high death to low birth and low death as security progress from rural agrarian and illiterate to urban industrial and literate सोसाइटी। तो जो डेमोग्राफिक थ्योरी है, ठीक है, ये क्या डिस्क्राइब करती है, ये क्या भविष्यवाणी करती है कि आगे की जो पॉपुलेशन है, फ्यूचर पॉपुलेशन है, वो कैसी होगी। ठीक है, डेमोग्राफिक थ्योरी का यूज़ फ्यूचर पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए होता है। ठीक है, कि जो फ्यूचर पॉपुलेशन है वो हाई बर्थ से हाई डेथ भी हो सकती है, लो बर्थ से लो डेथ हो सकती है। ठीक है, और किसी भी सोसाइटी की जो प्रोग्रेस है वो रूरल एग्रियन से, मतलब ग्रामीण कृषि से, वो बदल सकती है, चेंज हो सकती है अर्बन की, मतलब औद्योगिकरण में, शहरीकरण में, शहरी इंडस्ट्री में। जहाँ पे गांव में कृषि होती है, रूरल एरिया में जहाँ पे कृषि होती है, ठीक है, एग्रीकल्चर जहाँ पे होती है, वो चेंज हो जाती है किस में, अर्बन इंडस्ट्रियल में, औद्योगिकीकरण में। जैसे आपको बताया है रूरल एग्रियन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मतलब चेंज करके बताया है अर्बन इंडस्ट्रियल। देखो यहाँ पे हमें 3 स्टेज देखने को मिलती हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में। तो फर्स्ट स्टेज में यहाँ पे हाई फर्टिलिटी और हाई मोर्टेलिटी। फर्टिलिटी होता है यहाँ पे बर्थ रेट, मोर्टेलिटी डेथ रेट। पहली स्टेज में हमें हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट देखने को मिलता है, क्योंकि पीपल जो लोग हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि अब उनकी डेथ को कंपनसेट करने के लिए। ठीक है, मतलब जो पीपल हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जो डेथ हुई हैं फूड सप्लाई की वजह से, मतलब कम भोजन की वजह से, भूकंप आने की वजह से। ठीक है, उस डेथ को कम करने के लिए वो और ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो बहुत स्लो थी। ठीक है, और उस टाइम पे जो लोग हैं वो ज़्यादा एग्रीकल्चर में, मतलब बड़ी बड़ी फैमिलीज़ होती थी जहाँ पे एग्रीकल्चर का काम होता था। ठीक है, जिस वजह से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो लो थी, लोग अनपढ़ थे, इलिटरेट। ठीक है, और वहाँ पे लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी थी। 2000 ईयर अगो ऑल द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड वेयर इन दिस स्टेज। ठीक है, मतलब 200 साल पहले हर एक कंट्री को इस स्टेज से गुजरना पड़ा था। किस वजह से? क्योंकि लोग अनपढ़ थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी। ठीक है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो भी बहुत कम थी। तो ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताया गया है, ये आपको समझना चाहिए। तो ये आपको स्टेजेस बता रखे हैं। ये है स्टेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यहाँ पे लोगों की जो लाइफ है वो ऐसी थी, फिर थोड़ा इस तरीके से बताया गया कि यहाँ पे पॉपुलेशन कम थी, यहाँ पे ज़्यादा हो गई। ठीक है, फिर और ज़्यादा कम हो गई। नेक्स्ट है फर्टिलिटी रिमेन हाई इन द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड स्टेज। अभी ये स्टेज सेकेंड आ गई। फर्स्ट स्टेज में हमने पढ़ा कि हमारी जो
डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों इक्वल थी, ठीक है, दोनों हाई थी। यहाँ पे सेकेंड स्टेज में थोड़ा सा डिक्लाइन आता है, किसमें, डेथ रेट में। दिस इज़ अकम्प्लिश्ड बाय द रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट। डेथ रेट कम हो जाती हैं क्योंकि उस टाइम पे इम्प्रूवमेंट इन सैनिटाइजेशन, हेल्थ कंडीशन एंड डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी। क्योंकि उस टाइम पे जो लोगों की हेल्थ है, स्वास्थ्य में सुधार आया, साफ़ सफाई की तरफ ध्यान दिया गया, जिस वजह से जो डेथ रेट है उसमें कमी आई। इन द लास्ट स्टेज में फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी इन दोनों में डिक्लाइन देखने को मिला। पॉपुलेशन थी वो स्टेबल हो गई थी, शांत हो गई थी और धीरे धीरे बढ़ रही थी। मतलब अब मीडियन लेवल पे आ गया, ना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही थी ना ज़्यादा कम थी, अब ये मिडल वाला हो गया, ठीक है। द पॉपुलेशन बिकम अर्बनाइज, क्योंकि उस टाइम पे लोग शहरी मतलब अर्बनाइज हो गए थे, लिटरेट पढ़े लिखे हो गए थे, टेक्नोलॉजी आ गई थी, और उन्होंने इस बात पे मतलब लोगों को पता चला कि अब फैमिली साइज पे कंट्रोल करना ज़रूरी है, ठीक है, और इस वजह से दोनों स्टेबल थी। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताया है कि पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर, इसके अंदर आपको बताया है कि द फैमिली प्लानिंग इज़ ए स्पाइसिंग एंड प्रिवेंटिंग द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन। मतलब उस टाइम पे लोगों को पता चला था कि फैमिली प्लानिंग कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, और लोगों को पता चला था कि लिमिटेड होनी चाहिए, और जिससे जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो सही रह सकती है। और उस टाइम पर वुमेन की हेल्थ में भी सुधार देखने को मिला था। और इसके बाद आपको नेक्स्ट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ये वाला पैराग्राफ। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि थॉमस माल्टस की थ्योरी का क्या थी, ठीक है। तो आपको संज्ञान रखना है, 1798 में उन्होंने कहा था कि जो पॉपुलेशन है, लोग हैं, वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ज़्यादा बढ़ेंगे, मतलब लोग हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, और जो फूड सप्लाई है वो कम हो रहा है। मतलब पॉपुलेशन तो ज़्यादा बढ़ रही है, फूड सप्लाई इतना है नहीं, तो इस वजह से क्या होगा कि लोगों के बीच में फेमाइन्स होंगे, युद्ध होंगे, बीमारियाँ ज़्यादा होंगी, ठीक है, वार्स होंगे, और इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पॉपुलेशन को रोकना चाहिए, ठीक है। अगर पॉपुलेशन कम होगी, पॉपुलेशन में कंट्रोल होगा, तो जो भी हैं रिसोर्सेज हैं या फूड सप्लाई हैं वो सही रह सकती हैं। तो थॉमस माल्टस की थ्योरी थी, बहुत अच्छी थ्योरी उन्होंने कहा बताई थी, और ये आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आ